हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसके पहले स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण इस पाठ की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा कि 1935 का कानून के बारे में, प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण किस तरह से हुआ उसके बारे में हमने अध्ययन किया। क्रिप्स योजना के बारे में अध्ययन किया कि क्रिप्स योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड और जापान के विरोध में जो पक्ष लिया गया था, तो उसके विषय में हमने क्रिप्स योजना देखा। उसके बाद हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय कांग्रेस उनका योगदान किस तरह से रहा। फिर हमने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव किस तरह से रखा गया, भारत छोड़ो में किन लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद हमने देखा जन आंदोलन कि किस तरह से भारत छोड़ो यह जो है एक जन आंदोलन बन गया। उसके बाद हमने कुछ भूमिगत आंदोलन भी देखे थे कि जिस तरह से भूमि के अंदर छिपे स्वरूप में उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हमने अध्ययन किया कि एक एक व्यक्ति ने अपना किस तरह से स्वतंत्रता युद्ध में अहम भूमिका निभाया। अब आज जो है हम देखेंगे समांतर सरकार कि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकार का किस तरह से योगदान रहा और समांतर सरकार का क्या अर्थ है। जैसे देश के कुछ हिस्सों में से अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़कर वहाँ लोगों की सरकारें स्थापित की गई और इसी को समांतर सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि समांतर सरकार किसे कहते हैं। तो देश के कुछ हिस्सों में से अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़कर वहाँ पर लोगों की सरकारें स्थापित की गई और इसी को समांतर सरकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बंगाल में मिदनापुर, उत्तर प्रदेश में बलिया और आजमगढ़, बिहार में भागलपुर और पूर्णिया जिलों में समांतर सरकारों का गठन किया गया। अब यहाँ पर एक वाक्य के लिए और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि समांतर सरकारों का गठन किन स्थानों पर हुआ। तो समांतर सरकार का गठन बंगाल में मिदनापुर, उत्तर प्रदेश में बलिया और आजमगढ़, बिहार में भागलपुर और पूर्णिया जिलों में समांतर सरकारों का गठन हुआ। महाराष्ट्र के सातारा जिले में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को निरस्त अर्थात रद्द कर देना, निरस्त कर समांतर सरकार की स्थापना की। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए आ सकता है कि महाराष्ट्र के सातारा जिले में खाली स्थान ने 1942 में अंग्रेज सरकार को निरस्त कर समांतर सरकार की स्थापना की। तो उत्तर हमारा आएगा क्रांति सिंह नाना। कुंडल नामक क्षेत्र में क्रांति अग्रणी जीडी उर्फ बापू लाड ने नेतृत्व में तूफान सेना की समांतर सरकार का गठन किया। यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें से यहाँ पर कुंडल नामक क्षेत्र में जीडी उर्फ ने अपनी तूफान सेना की समांतर सरकार का गठन किया। इस सरकार द्वारा राजस्व इकट्ठा करना अर्थात कर इकट्ठा करना, राजस्व अर्थात कर इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना जैसे कार्य किए जाते थे। तब यहाँ पे हम एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि तूफान सेना की समांतर सेना का क्या उद्देश्य था या उसके क्या कार्य थे। तूफान सेना की समांतर सरकार का क्या उसके कार्य थे। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है कि उनका प्रथम कार्य था राजस्व इकट्ठा करना अर्थात कर इकट्ठा करना, दूसरा था कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना इत्यादि कार्य जो थे ये तूफान सेना की समांतर सरकार की थी। इस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोक न्यायालय लोगों के विवादों का निपटारा करते थे। यहाँ पर उन्होंने एक लोक न्यायालय का निर्माण किया था, अर्थात लोगों के लिए
न्यायालय की व्यवस्था की थी, जिससे जो भी विवाद, आपसी विवाद उनके उत्पन्न होते थे, उसका निपटारा किया जाता था, उसे दूर किया जाता था और लोग उसके न्याय को स्वीकार भी करते थे। इस सरकार ने साहूकारी प्रथा को विरोध करना, इन्होंने साहूकार, पहले देखोगे तो गांव में साहूकार होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, जमीन का अधिकार होता था, तो साहूकारी प्रथा को इन्होंने विरोध किया। शराबबंदी, साक्षरता का प्रसार, जाति भेद उन्मूलन जैसे रचनात्मक कार्य किए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि तूफान सेना की समांतर सरकार ने कौन कौन से कार्य किए। तो तूफान सेना की सरकार ने साहू प्रथा को बंदी करना, शराबबंदी, साक्षरता का प्रसार, जाति भेद उन्मूलन अर्थात उसे जड़ से नष्ट कर देना जैसे रचनात्मक कार्य किए। परिणाम स्वरूप समांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान सिद्ध हुए। अब यहाँ पे भौगोलिक कारण के लिए, यहाँ पर ऐतिहासिक कारण के लिए आपको पूछा जा सकता है कि समांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणादायक स्थान सिद्ध हुए, या समांतर सरकार, अब 20 से 25 के लिए भी पूछा जा सकता है कि समांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणादायक स्थान क्यों सिद्ध हुए, क्यों लगा दिया, तो आपके 20 से 25 का उत्तर हो गया। और अगर क्यों को हटा दिया तो आपका यहाँ पर कारण लिखो के लिए हो गया। तो जब इसका लिखेंगे तो इस तरह से हम पहला पॉइंट लिखोगे आप कि समांतर सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोक न्यायालय लोगों के विवादों का निपटारा करते थे। दूसरा, लोग उनके न्यायालय को स्वीकार भी करते थे। तीसरा, इस सरकार ने साहूकारी प्रथा को विरोध करना, शराबबंदी, साक्षरता का प्रसार, जाति भेद उन्मूलन जैसे रचनात्मक कार्य किए। अतः या परिणाम स्वरूप समांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान सिद्ध हुई। अब हम अगला देखेंगे कि भारत छोड़ो का महत्व, कि भारत छोड़ो का क्या महत्व था। 1942 ईस्वी के आंदोलन में देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। खालिस्तान के लिए आ सकता है कि खालिस्तान ईस्वी के आंदोलन ने देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप धारण किया। 1942 में ये जो आंदोलन किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसका स्वरूप जो था ये बहुत ही विस्तृत था। यह पूरे देश में एक आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। स्वतंत्रता की प्राप्ति भारतीयों का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को पाने के लिए असंख्य भारतीयों ने त्याग किया। अनगिनत लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। बिना डरे, बिना पीछे हटे वो आगे बढ़ते रहे। आंदोलनकारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें बंदी बनाकर रखने के लिए जेल भी कम पड़ गई, जिसमें साने गुरुजी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आदि के राष्ट्रभक्ति पर गीतों के आंदोलनकारियों ने चेतना का संचार किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, किन के गीतों ने आंदोलनकारियों में चेतना का संचार किया? तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है साने गुरुजी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आदि के राष्ट्रभक्ति पर गीतों के आंदोलनकारियों ने चेतना का संचार किया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अगस्त क्रांति किसे कहते हैं? तो हमें उत्तर मिला 1942 ईस्वी में आंदोलन के देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और इस राष्ट्रव्यापी या देशव्यापी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आजाद हिंद सेना का गठन किया गया, जिसके प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन शिखर पर था, अर्थात सभी लोगों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अभूतपूर्व प्रयास किया, मतलब अथक प्रयास किया कि भारत को आज़ादी मिल जाए। भारत की पूर्वी सीमा पर हजारों भारतीय सैनिक
अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे और ये सभी सैनिक आज़ाद हिंद सेना के थे। उनके नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आज़ाद हिंद सेना के नेता कौन थे? तो आज़ाद हिंद सेना के प्रमुख नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सभा के एक महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद का भार उठाया था। इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है और इसी का लाभ उठाते हुए भारत को अपना आंदोलन प्रखर बनाना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजों के शत्रुओं से भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए, यह सुभाष चंद्र बाबू का विचार था। परंतु इस विषय में राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके मतभेद हुए। परिणाम स्वरूप सुभाष बाबू के ने अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद का त्यागपत्र क्यों दिया? या कारण लिखो, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद का त्यागपत्र दे दिया, तब उसका क्या कारण था? तो यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सभा के एक महत्वपूर्ण नेता थे। दूसरा, उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद उठाया था। तीसरा पॉइंट, इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है और इसी का लाभ उठाते हुए भारत को अपना आंदोलन प्रखर बनाना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजों ने शत्रुओं से भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए, यह सुभाष बाबू का विचार था। परंतु इस विषय में राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका मतभेद हुआ। उसके बाद हम लिख देंगे, परिणाम स्वरूप सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद का त्याग दे दिया। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जनता के सामने अपने विचार रखने के लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। तो एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस ने जनता के सामने अपने विचार रखने के लिए किस दल की स्थापना की? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसने की? तो उत्तर के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने की। खाली स्थान के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनता के सामने अपने विचार रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान दल की स्थापना की। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस अपने भाषणों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान भारतीयों से करने लगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीयों से किसके लिए आह्वान करने लगे? तो किसके लिए आह्वान करने लगे? सुभाष चंद्र बोस अपने भाषणों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान भारतीयों से करने लगे। परिणाम उसका क्या हुआ कि सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वह ऐसी थी कि दमन नीति का पालन करती थी। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसे वह दबाने का प्रयास करती थी। परिणाम स्वरूप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बंदी बना लिया। सुभाष बाबू ने जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। उन्होंने गांधी जी की नीति का पालन किया, अनशन करना प्रारंभ किया। आमरण अनशन अर्थात जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक भी वह कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, उसको कहते हैं अनशन। इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर उनके घर में नजरबंद बना लिया। अर्थात यहाँ पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। अर्थात उन्हें कहीं पर भी आने नजरबंद करना, अर्थात घर में ही उन्हें कैद कर देना, उन्हें कहीं पे भी बाहर जाने की अनुमति न देना, उनसे किसी को मिलने की भी अनुमति नहीं थी। वहाँ से वे भेष बदल कर निकल गए
और 1941 ईस्वी के अप्रैल में वे जर्मनी पहुंचे। जर्मनी के रेडियो बर्लिन केंद्र में उन्होंने जनता से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र युद्ध में हिस्सा लेने का आह्वान किया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बाबू ने भारतीयों से क्या आह्वान किया। तो सुभाष चंद्र बाबू ने जर्मनी रेडियो बर्लिन केंद्र से भारत की जनता से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्र सशस्त्र युद्ध में हिस्सा लेने का आह्वान किया। और इसी समय रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बाबू को जापान आने का निमंत्रण दिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सुभाष बाबू को जापान आने का निमंत्रण किसने दिया। तो सुभाष बाबू को जापान आने का निमंत्रण रास बिहारी बोस ने दिया। इसके बाद आजाद हिंद की स्थापना, ये तो हमने देखा कि आजाद हिंद का स्वरूप कैसा था। तो आजाद हिंद की स्थापना किस तरह से हुई। रास बिहारी बोस जापान में 1915 ईस्वी से रह रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्रेमी, जो दक्षिण पूर्व एशिया था, वहां के देश प्रेमी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस कहाँ के रहने वाले थे। तो रास बिहारी बोस जापान में रहते थे। 1942 ईस्वी के पूर्वार्ध था शुरुआत में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के उन प्रदेशों को जीत लिया जो प्रदेश अंग्रेजों के अधीन थे। उन्होंने वहां से अंग्रेजों के अधीन के जो राज्य थे, जो प्रदेश थे, उसे अपने अधीन कर लिया। वहां ब्रिटिश सरकार में सेना में कार्यरत हजारों भारतीय सैनिकों और अधिकारी जापान के हाथ लगे। युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की एक पलटन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में रास बिहारी बोस ने तैयार की। युद्ध में जो भी बंदी बनाए गए भारतीय थे, उन सैनिकों की एक पलटन उन्होंने तैयार की रास बिहारी बोस ने, और उसे आजाद हिंद सेना नाम दिया गया। अर्थात जो वो बंदी बनाए गए थे, उनकी एक पलटन बनाकर, उनका एक ग्रुप बनाकर उन्होंने उसका नाम दिया आजाद हिंद सेना। आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का नेतृत्व किया। 1943 ईस्वी के अक्टूबर महीने में नेताजी ने आजाद में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आजाद हिंद सेना की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो आजाद हिंद सेना की स्थापना 1943 ईस्वी में सिंगापुर में हुई। शहनवाज खां, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल आदि उनके प्रमुख सहयोगी थे। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आजाद हिंद सेना के प्रमुख सहयोगी के नाम बताओ। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। शहनवाज खां, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल आदि। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी महिला पलटन की प्रमुख थी। खालिस्तान के लिए आ सकता है कि खालिस्तान झांसी की रानी महिला पलटन की प्रमुख थी। तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। झांसी की रानी की महिला पलटन की प्रमुख कौन थी। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का आह्वान किया। यहाँ पे फिर से प्रश्न बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों से क्या आह्वान किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अर्थात तुम अपने प्राणों की बलि दो और तुम्हें आज़ादी मिलेगी। आज़ाद हिंद सेना का पराक्रम। अब हम देखेंगे कि आज़ाद हिंद सेना ने किस तरह से अपना पराक्रम प्रदर्शित किया। तो नवंबर 1943 ईस्वी में जापान के अंडमान और निकोबार द्वीप जीतकर वे आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिए गए। वे यहाँ पर नवंबर 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जीत लिया और इस पर अपना कब्जा स्थापित करके उन्होंने इसे आज़ाद हिंद सरकार को दे दिया। नेताजी ने उन्हें क्रमशः शहीद और स्वराज्य नाम दिए, अर्थात ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप था तो अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज्य नाम दिया। 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद सेना ने म्यांमार का अराकान प्रदेश, अराकान जो है प्रदेश का नाम है, तो यहाँ पर म्यांमार का अराकान प्रदेश अपने नियंत्रण में कर लिया। असम के पूर्वी सीमा की चौकियां जीत ली। असम का जो पूर्वी भाग है उस पर आज़ाद हिंद सेना का अधिकार हो गया। इसी अवधि में आज़ाद हिंद सेना को जापान से लेकर होने वाली सहायता बंद हो गई। अभी यहाँ पर जापान को जो है आज़ाद हिंद सेना को जापान सहायता करता था, किंतु उसने सहायता अपनी बंद कर दी। परिणामतः इम्फाल का अभियान अधूरा रह गया, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आज़ाद हिंद सेना ने सैनिक पूरी जीवटता के साथ लड़ते रहे, लेकिन इसी अवधि में जापान ने आत्मसमर्पण किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में निधन हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना कब और किस प्रकार हुई। तो हमें उत्तर स्वरूप मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस का निधन 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई। और जब नेता की ही मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में आज़ाद हिंद सेना को भी हथियार डालने पड़े, अर्थात उन्हें भी हार मानना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस प्रकार से आज़ाद हिंद सेना द्वारा किए गए युद्ध का रोमहर्षक जो युग था उसकी समाप्ति हुई। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद सेना के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप जीतकर वे आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिए गए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इनके पराक्रम के बारे में हम बता रहे हैं, नेताजी ने उन्हें क्रमशः शहीद और स्वराज नाम दिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने म्यांमार का अराकान प्रदेश अपने नियंत्रण में कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, असम के पूर्वी सीमा की चौकियां जीत ली गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसी अवधि में आज़ाद हिंद सेना को जापान से प्राप्त होने वाली सहायता बंद हो गई, परिणामतः इम्फाल का अभियान अधूरा रह गया। बस इतना ही हम वहाँ पर उनके पराक्रम के बारे में या उनके कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद सेना के अधिकारियों पर राजद्रोह का अभियोग लगाया, अर्थात उन्हें अपने देश के प्रति राजद्रोही ठहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर और इसी
क्रम में जैसे निष्णात और बुद्धिमान विद्वानों ने उनके बचाव का कार्य किया, परंतु सैनिकी न्यायालय ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराकर उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया। फलतः भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रखर असंतोष उत्पन्न हुआ। अभी यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रखर असंतोष उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर उत्तर जो है हम यहाँ से लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद सेना के अधिकारियों पर राजद्रोह का अभियोग लगाया। दूसरा पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जैसे निष्ठान और बुद्धिमान विद्वानों ने उनके बचाव का कार्य किया, परंतु सैनिकी न्यायालय ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास का दंड सुनाया। अतः भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रखर असंतोष उत्पन्न हुआ। अतः सैनिकी न्यायालय द्वारा दी गई सजाएं सरकार को निरस्त करनी पड़ी। जब भारतीयों में असंतोष प्रारंभ हुआ तो जो भी न्याय दिया था सैनिकी न्यायालय ने, उन्हें इन सभी सजाओं को रद्द करना पड़ा, अर्थात उन्हें आज़ाद करना पड़ा। अब हम आगे देखेंगे भारतीय नौसेना और वायुसेना का विद्रोह। आज़ाद हिंद सेना से प्रेरणा पाकर जो नौसैनिक थे और वायु सैनिक थे, उनमें भी असंतोष का निर्माण हुआ। उसका विस्फोट 18 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में ब्रिटिश युद्धपोत तलवार पर हुआ। युद्धपोत का नाम था तलवार। तो यहाँ पर 18 फरवरी 1946 को भारतीयों ने इस पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों ने युद्धपोत पर तिरंगा ध्वजा लहराया। यहाँ पे ब्रिटिश का जो युद्धपोत था तलवार, उस पर भारतीयों ने खुद का भारतीय ध्वज फहराया। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नारे लगाए गए। ब्रिटिश सरकार ने सेना भेजकर 9 सैनिकों पर गोलियां चलवाई। अर्थात उन्हें, फिर से मैंने कहा कि ब्रिटिश सरकार हमेशा दमन नीति का अपनाती थी, तो यहाँ पर उन्हें दबाने का प्रयास किया गया। उसका जवाब भी विद्रोहियों ने गोलियों से ही दी। मुंबई के श्रमिक और आम लोगों ने 9 सैनिकों का समर्थन किया। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्यस्थता की और 9 सैनिकों ने शस्त्र नीचे किया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि 9 सैनिकों ने शस्त्र नीचे क्यों रखे? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि आज़ाद हिंद सेना से प्रेरणा पाकर 9 सैनिक और वायु सैनिकों ने असंतोष निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट, उसका विस्फोट 18 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई के ब्रिटिश युद्धपोत तलवार पर हुआ। तीसरा पॉइंट, सैनिकों ने युद्धपोत पर अपना ध्वज लहराया। चौथा, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नारे लगाए। ब्रिटिश सरकार ने सेना भेजकर 9 सैनिकों पर गोली चलवाई और उसका जवाब विद्रोहियों ने भी गोलियों से दी। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई के श्रमिकों और आम तौर के लोगों ने 9 सैनिकों का समर्थन किया। अतः जब सभी का समर्थन 9 सैनिकों और वायुसेना को प्राप्त हुआ तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता में 9 सैनिकों ने शस्त्र नीचे रखे। मुंबई में हुए 9 सैनिकों के विद्रोह को समर्थन देने के लिए दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ आदि स्थानों पर वायुसेना के अधिकारियों ने भी हड़ताल की। अभी 9 सैनिकों का देखकर यहाँ पर वायुसेना ने भी उनका समर्थन किया और यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष की भावना का पराकाष्ठा तक पहुंचने का सूचक था। इस प्रकार 1942 से लेकर 1946 की जो अवधि थी, उस अवधि में भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव चरमरा गई। अर्थात ब्रिटिश सत्ता ने जो अपनी नींव डाली थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा भारतीय जनता का ब्रिटिशों के प्रति प्रखर विरोध अभिव्यक्त हुआ। सेना, नौसेना, वायुसेना अंग्रेजी सत्ता के आधार स्तंभ थे।
किंतु यहाँ पर उन्होंने भी उसका विद्रोह किया, वे भी अब ब्रिटिश विरोधी बन गए थे। तो इन सभी घटनाओं का फलस्वरूप भारत पर अपनी सत्ता दीर्घकाल तक बनाए नहीं रखी जा सकेगी, इसका बोध अंग्रेजों को हुआ, जिसके कारण यह जो राष्ट्रव्यापी देशव्यापी आंदोलन था यह पूरी तरह से सफल हुआ। और आगे चलकर हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी सत्ता जो है वह भारत छोड़कर चली गई।